हेलो प्रोफेशनल्स, मैं हूं आपका गाइड सैयद अशरफ और आप देख रहे हैं द HSC गाइड चैनल। अब हम लोग ABCs ऑफ सेफ्टी सीरीज़ का अगला एपिसोड देखने वाले हैं। आज का अल्फ़ाबेट है I और I से होता है इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह के एक्सीडेंट को हम मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा उन एक्सीडेंट्स का जहां पे हमको एक्सटर्नल एजेंसीज को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। दूसरा वो जहां पे हमें एक्सटर्नल एजेंसीज को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं होता है। कौन से एक्सीडेंट में एक्सटर्नल एजेंसीज को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है? जैसे कोई बड़ा फायर आउटब्रेक हो गया हो, भूकंप आ गया हो या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हो, तो ऐसे एक्सीडेंट में हमको एक्सटर्नल एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। वो एजेंसीज़ हैं फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, NDRF वगैरह। दूसरे टाइप के एक्सीडेंट में हमको एक्सटर्नल एजेंसीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपने साइट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करके या जो भी हमारा लाइन मैनेजर होता है उसको इन्फॉर्म करके हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर साइट पे ऐसा एक्सीडेंट होता है जहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज़ को इन्फॉर्म किया गया है और वो साइट पे आ चुकी हैं, तो हमारे साइट की जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होगी वो उन एजेंसीज़ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। और अगर हमारे साइट पे एक्सटर्नल एजेंसीज नहीं आई है तो जो साइट की इमरजेंसी रिस्पांस टीम होगी वो इमरजेंसी के टाइम पे रिस्पांस करेगी और जो भी ज़रूरी कदम होंगे वो उठाएगी। अब साइट लेवल पर निपट सकने वाले इंसिडेंट्स जिसमें एक्सटर्नल एजेंसीज को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं होता है और उन एक्सीडेंट में भी मेजर इंजरी या फैटेलिटी इन्वॉल्व हो, उसकी इंफॉर्मेशन घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके लाइन मैनेजर्स को देनी चाहिए। अब ये कितनी जल्दी हो सके, ये जल्दी किसी भी हालत में 24 घंटे से ज़्यादा देरी से नहीं होनी चाहिए। यानी 24 घंटे के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन लाइन मैनेजर्स को कन्वे कर देनी चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी क्यों है, क्यों हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो उसका मेन काम होता है दुर्घटनाओं को रोकना, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो ये श्योर करना कि वैसी घटना दोबारा ना हो। और ये श्योर करने के लिए हमें कुछ लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है और ये लेसन्स हम अपने चारों तरफ होने वाली इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स को देखकर उनसे सबक हासिल कर सकते हैं। तो अब ये सबक हासिल कैसे करेंगे? ये चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लाके, और इन चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ताकि इंसिडेंट्स के पीछे की रूट कॉज को डिफाइन किया जा सके और आगे से ऐसी घटनाएं न हों ये श्योर किया जा सके और उनको रोकने का प्रिवेंशन प्लान बनाया जा सके। अब सवाल ये है कि व्हाट आर द पर्पसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो करना है लेकिन इसका पर्पस क्या है? तो सबसे पहला पर्पस है किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की डायरेक्ट वजह को, यानी डायरेक्ट काज को ढूंढना। दूसरा, हेल्थ और सेफ्टी के जो मैनेजमेंट है उसके जो हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनमें किसी तरह की कोई कमजोरी है इसकी पहचान करना। किसी भी तरह के करेक्टिव एक्शन की पहचान करना, अगर हमको कोई कमजोरी दिखाई देती है तो रीअकरेंस की संभावना को कम करना, यानी एक्सीडेंट हुआ अब आगे से ऐसा एक्सीडेंट ना हो इसके लिए प्लान बनाना। किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को दोष नहीं देते हुए जिम्मेदार वजहों की पहचान करना। याद रखें, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का मोटिव कभी भी किसी को दोष देना नहीं होता है। तो जांच क्यों की जाए, ये सवाल है। कैसे और क्यों चीज़ें गलत हुई इसकी समझ हासिल करने के लिए, इसे सही रखने और दोबारा होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये जानने के लिए जांच की जाती है। हमेशा इन्वेस्टिगेशन ये ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट की रोकथाम और इंसिडेंट या एक्सीडेंट के पीछे की अहम वजहों को ढूंढने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ना कि किसी इंसान को दोषी ठहराने के लिए। जांच कब शुरू की जानी चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। याद रखें कि यादें समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। जांच में क्या क्या शामिल है? जानकारी इकट्ठा करना, सूचना का विश्लेषण करना, यानी जो जानकारियां हमको हासिल हुई एक्सीडेंट से उनको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे परखना, और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यानी रिकरेंस को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो पहला स्टेप होता है इमीडिएट रिस्पांस। आपके साइट पे कोई इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपका इमीडिएट रिस्पांस क्या होगा? वो होगा इमीडिएट हजार्ड को फौरन खत्म करें ताकि कोई दूसरा घायल ना हो सके।
जिसकी वजह से एक्सीडेंट के बाद कोई घायल हुआ है, उस कॉज को सबसे पहले एलिमिनेट करें ताकि कोई दूसरा उसकी वजह से घायल ना हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और वो तुरंत कोलैप्स हो गया है वहाँ पे, तो उसके पास जाने से पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करें ताकि किसी और को शॉक ना लग सके। घायलों को फर्स्ट एड या CPR दें जब तक कि वो होश में नहीं आ जाते या इमरजेंसी मदद नहीं आ जाती। आपके साइड पे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई कोलैप्स हुआ है और वो होश में नहीं है, आपको कोशिश करना है कि उसका होश वापस आ जाए। उसके लिए आप उसको CPR दीजिए। अगर नहीं, आपको लगता है कि आप साइट लेवल पे इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कीजिए और जब तक कि हॉस्पिटल से मदद नहीं पहुंच जाती तब तक आप अपना CPR का प्रोसेस चालू रखें। दुर्घटना स्थल को सिक्योर रखें, यानी उस एरिया को बैरिकेड कर दें, कुछ भी नहीं हटाएं, चाहे कोई मटेरियल हो, कोई इंसान हो जो कोलैप्स हुआ है या कुछ भी हो, उन चीज़ों को वहाँ से नहीं हटाएं। साइट को तब तक वैसा ही रखें जब तक कि सभी जानकारियाँ इकट्ठी ना कर ली जाएं। आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस सबसे पहला काम करती है उस एरिया को बैरिकेड कर देती है, किसी को अंदर आने नहीं देती, और इसकी वजह यही है जो एविडेंस है वो नुकसान ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए उस एरिया को कर्टन ऑफ कर दिया जाता है। मेजर एक्सीडेंट होने पर एजेंसीज और मैनेजमेंट को खबर करें। ये था फर्स्ट स्टेप, यानी इमीडिएट रिस्पांस। दूसरा स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपने एरिया सिक्योर कर दिया है, फर्स्ट एड दे दिया है, अब आपका काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस एरिया में उसको आप इकट्ठी करें, यानी घायल इंसान का अगर वो होश में है या कई सारे लोग अगर घायल हैं, और जो फर्स्ट एडर है जो फर्स्ट एड दे रहा है उसका, इमीडिएट सुपरवाइजर का, गवाहों का जो आसपास काम कर रहे थे उन लोगों का फौरन इंटरव्यू लीजिए, अकेले में और अलग ले जाकर। कब, कहां, कौन पर आधारित सवालों की मदद से इंसिडेंट एक्सीडेंट का समय, कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे, इत्यादि सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। कैसे और क्या जैसे सवालों की मदद से एक्सीडेंट का समय, वजह और एक्सीडेंट से लगने वाली चोट की पहचान और बदन पर सटीक जगह जानने की कोशिश करिए, जैसे कि दाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं पैर का अंगूठा वगैरह। स्टेप 3 है एनालाइज द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। ऐसे कई कारक हैं जो दुर्घटनाओं या घटनाओं में, यानी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में योगदान कर सकते हैं। हालांकि उन्हें आमतौर पर 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी होती है पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल और एनवायरनमेंट। इसका फोटो आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके पहले कि मैं इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, एक ज़रूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप तक टाइम से पहुंचती रहें। हाँ, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वो 4 कैटेगरीज जिसका मैंने अभी आपसे वर्णन किया, यानी पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल और इन्वायरमेंट। जब बात पीपल की करते हैं तो उसमें हमको देखना होता है नॉलेज लेवल, एक्सपीरियंस, स्किल, अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग लेवल। जो काम कर रहा था या जो घायल बंदा है उसका नॉलेज लेवल क्या थी, एक्सपीरियंस लेवल क्या था, उसकी स्किल पावर क्या थी, अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, यानी कई बार लैंग्वेज बैरियर की वजह से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। फिजिकल कैपेबिलिटी, यानी फिजिकली चैलेंज तो नहीं था, 100% फिट था काम के लिए, ये चीज़ें हमको देखनी होती हैं। वर्कलोड क्या था, कई बार क्या होता है कि इंसान 100% फिट होता है वर्क के लिए, लेकिन वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर्स इतने लंबे होते हैं तो वो फटीग हो जाता है और कई बार इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। सेफ वर्क प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर्स क्या थे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हज़ार्ड यानी रिस्क असेसमेंट पूरा किया गया था या नहीं, अगर पूरा किया गया था तो क्या उस इंसान तक कन्वे किया गया था कि नहीं किया गया था। तो उसके बाद हमको देखना होता है इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व थे, उनकी डिज़ाइन क्या थी, उनका यूज़ क्या था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ था या नहीं हुआ था, हज़ार्ड रिकग्निशन किया गया था, एवेल्यूएशन किया गया था या एवेल्यूएट किया गया था तो उसका कंट्रोल मेजर क्या क्या लिए गए थे, ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। उसके बाद आते हैं मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल्स शामिल थे उस वक्त उस काम को करने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर गौर किया गया था कि नहीं किया गया था, उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था, उसका भी हज़ार्ड रिकग्नाइज एवेल्यूएट किया गया था कि नहीं किया गया था। सेफ वर्क प्रैक्टिस और प्रोसीजर, उसको कन्वे किया गया था या नहीं किया गया था, और अगर किया गया था तो काम उसके हिसाब से हो रहा था या नहीं हो रहा। उसके बाद हमको देखना होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आसपास की लाइटिंग, लाइट एडिक्वेट थी या नहीं थी, कहीं ज़्यादा अंधेरा तो नहीं था या एक्स्ट्रा लाइटिंग तो नहीं थी, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लाइटिंग भी आदमी को अंधा कर देती। साइट या
प्रेमाइस का लेआउट कैसा, हाउसकीपिंग की कंडीशन क्या थी, या वेदर कंडीशन क्या थी, यानी सर्दी गर्मी बरसात का क्या कंडीशन। स्टेप 4 है रिकमेंडेशंस को कन्वे करना, यानी आपने सारे चीज़ों को आपने जमा कर लिया, लोगों की गवाहियाँ ले ली, अब आपको रिकमेंडेशन बनानी होती है, एक लिस्ट बनानी होती है रिकमेंडेशन। तो एक बार घटना के मुख्य कारण, या कोई एक रीज़न हो या कई सारे रीज़न हो, कई कारणों की पहचान हो जाती है, तो भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए इसको एक साधन की तरह और इस पर अच्छी तरह से गौर व फिक्र करके सिफारिशों का एक सेट तैयार किया जाता है। आपको चाहिए कि सिफारिशों का एक सेट तैयार करें, वो सिफारिशें स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए, जितना संभव हो क्या, कब और कहां पर स्पेसिफिक होनी चाहिए, या उसको कैसे क्रियान्वित करना है, टारगेट टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए, और कौन उसका पालन करेगा, और जो उसको पालन करने के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, यानी इक्विपमेंट्स की, मेंटेनेंस की, जो वर्क प्रोसीजर है उसको अपडेट करने की, ट्रेनिंग की, एक्स्ट्रा सुपरविजन की, या हेल्थ एंड सेफ्टी में चेंजेस जो करने हैं प्रोसीजर की उसकी, इन सबको करने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उनका भी अरेंजमेंट कैसे करना है, ये भी रिकमेंडेशंस में शामिल होना चाहिए। आपने सेट तैयार किया रिकमेंडेशंस का, इसके बाद आपको रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की जांच रिपोर्ट का मोटिव जो है वो सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी करेक्टिव एक्शन। दुर्घटना की जांच रिपोर्ट को कानूनी कार्रवाई के दौरान सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट बनाएं, क्लियर बनाएं, और अपनी तरफ से कुछ भी उसमें कम या ज्यादा ना करें। रिपोर्ट के सर्कुलेशन से पहले, यानी अगर आप अलग अलग एजेंसीज में इस रिपोर्ट को सर्कुलेट करने वाले हैं, तो ये श्योर करें कि सारी व्यक्तिगत जानकारियां उस रिपोर्ट में से हटा देनी चाहिए या ब्लर कर देनी चाहिए, जैसे टेलीफोन नंबर, सेक्स, एड्रेस वगैरह, वो चीज़ों को ब्लर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उसके बाद ही किसी एक्सटर्नल एजेंसीज को कन्वे करना चाहिए। स्टेप 6 है, आपने रिपोर्ट बनाई, रिकमेंडेशन का सेट बनाया, रिपोर्ट तैयार की और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एजेंसीज में कन्वे कर दी। अब आपको फॉलो अप लेना है कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट की जांच में उन जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनके ऊपर नियत समय सीमा के भीतर करेक्टिव एक्शन को लागू करने की जिम्मेदारी है, और आपको फॉलो अप करते रहने चाहिए कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं। जिनके ऊपर करेक्टिव एक्शन को लागू करने के लिए समय सीमा पर नजर रखने की जिम्मेदारी है, क्या वो सही तरीके से नजर रख रहे हैं क्या। जिनके ऊपर करेक्टिव एक्शन को एवेलुएट करके और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। जिनके ऊपर वर्क फोर्स के साथ जांच के निष्कर्षों को साझा करने की जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने आपकी बनाई हुई रिपोर्ट को सही अथॉरिटीज को, सही वर्कर्स को, अगर आपने कुछ रिकमेंडेशन शामिल की हैं जिसमें ये लिखा है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो वर्क फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का फॉलो अप लेना आपका काम है। तो ये था इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगला अल्फाबेट है जे, और जे से क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं, तब तक बी अवेयर, बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय।